हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फिजिक्स विद प्रकाश। तो आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज़ का शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ लेक्चर सीरीज़ ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। इस लेक्चर सीरीज़ में 8 से 9 लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्वांटम मैकेनिक्स एट द बीएससी लेवल हम बात करेंगे, ठीक है। और इसको बनाने का मेरा एक ही रीज़न है, कंटेंट, क्योंकि बीएससी लेवल में ऑनलाइन में कंटेंट की कमी है मुझे लगता है। जब मैं बीएससी में था और मैं कुछ कंपटीशन वगैरह उनमें मतलब कंपटीशन वगैरह का मैं तैयारी कर रहा था, तो आई सर्च द इंटरनेट, बट मुझे इतना कुछ कंटेंट नहीं मिला, इतने ऑप्शंस नहीं मिले। जितने ऑप्शंस 11th और 12th में होते हैं उतना ऑप्शंस बीएससी के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। सो आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज। मुझे लगता है कि बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस लेक्चर सीरीज विल बी ऑन क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी लेवल, फाइन, ठीक है। अब समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है ना। आज हम बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं पहले क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो, ये जो जो न्यूटन्स लॉ वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो एक लिमिट तक यूज़ होता है। उस लिमिट को तुम क्रॉस कर दो ना तो ये लॉज फेल हो जाते हैं। जैसे कि F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये काम करता है, मतलब ये काम करता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। कि तुम छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए F = ma यूज़ नहीं कर सकते हो, ये इक्वेशन काम नहीं करता है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो न्यूटन्स लॉ वगैरह है, वो एक लिमिट तक काम करता है ना। बिल्कुल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स के लॉज फेल हो जाते हैं। तो उनके लिए हमको एक नया मैकेनिक्स बनाना पड़ता है, उसी मैकेनिक्स को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के मदद से समझेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए क्यों फेल हो जाता है, और अगर फेल हो जाता है तो हमको जो नया मैकेनिक्स बनाना पड़ा वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो फाइन। हाँ, तो सपोज हम क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ यूज़ होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, जिसको हम इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम क्लासिकल मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन उस न्यूटन्स लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइन। तो सपोज हम एक पार्टिकल लेते हैं, इस पार्टिकल का मास है m, मास कितना m, राइट। इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो तुमको दिया गया है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन टू यू। सपोज जो फोर्स लग रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स है k। एट t = 0 पार्टिकल का तुमको पोजीशन दिया गया है। एट t = 0 तुमको पार्टिकल का वेलोसिटी भी दिया गया है। अगर मैं तुमको पूछूं t = 0 पे तो तेरे को पता है पार्टिकल का पोजीशन, t = 0 पे तुमको पार्टिकल का वेलोसिटी पता है, लेकिन क्या तुम किसी भी टाइम t में पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हो? क्या तुम किसी भी टाइम t में पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हो? द आंसर इज यस, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके मदद से अगर तुमको पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो पता है, इनिशियल पोजीशन पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो बड़ी आसानी से किसी भी समय में तुम पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F = ma इन मैथमेटिकल फॉर्म, है ना। m इज m, व्हाट इज a? a मतलब क्या होता है? d2x/dt²। और जो फोर्स है वो दिया गया है, कितना फोर्स लग रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मैं बोलता हूँ k, है ना। बस नाम दिया मैंने k। तो ये क्या बन गया? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, हाँ के ना। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? पढ़े हो तुम लोग ऑलरेडी, एक इक्वेशन ही है, हाँ के ना, जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह है, तुमको दिख रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। जिस प्रकार तुम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी उसी प्रकार तुम सॉल्व कर सकते हो, हाँ के ना। तुम लोगों ने किया है ना, तो इतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या? यू कैन फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ t। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तुमको ये फोर्स पता है जिसको मैं k बोल रहा हूं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम x निकाल सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ t, है ना। सॉल्व करना तुम लोग सीख चुके हो, अगर नहीं सीखे तो मुझे बताना, मैं कभी बता दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे शायद x एज अ फंक्शन ऑफ t कुछ इस प्रकार का मिलेगा, k/m t²। कंफर्म कर लेना तुम लोग, c1t + c2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x निकालना एज अ फंक्शन ऑफ t, कुछ इस प्रकार का आएगा, करके देख लेना, ठीक है। हाँ, कुछ ये जो c1 और c2 क्या है? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना, जिनका हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
ये एट टी इज इक्वल टू 0 तुमको जो पोजीशन दिया गया है, एट टी इज इक्वल टू 0 तुमको जो वेलोसिटी दिया गया है, तुमको दो इनिशियल कंडीशंस दिया गया है। ये दो इनिशियल कंडीशंस के मदद से तुम ये दो कांस्टेंट्स का वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों मिल गया, कांस्टेंट जिसका वैल्यू पता नहीं था निकल गया। के तो तुमको दिया ही है, पार्टिकल में जितना फोर्स लग रहा है, पार्टिकल का मास तुमको दिया ही है। उसका मतलब किसी भी टाइम टी में टी का वैल्यू पुट करो, तुमको पार्टिकल का पोजीशन क्या एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी भी टाइम टी में हम बड़े आसानी से बता सकते हैं पार्टिकल का पोजीशन कितना है। अगर पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो वेलोसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखो फॉर सिंप्लिसिटी हम मान रहे हैं कि पार्टिकल क्या 1D में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल का स्पीड या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी कितने आसानी से निकल जाएगा। क्या कैसे निकालेंगे? अरे x को डिफरेंशिएट कर दो ना विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। कितना आएगा देखो, इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दिस इज 2k/m t प्लस c1। बात समझ में आ रहा है, हाँ क्या ना। तो वंस यू नो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू कैन इजीली फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी टाइम t में पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा, अरे तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आया? तुमको अगर कोई पूछे किसी भी टाइम t में पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, अरे बड़ा आसान है, पार्टिकल का मास तो पता ही है, वेलोसिटी भी पता चल गया, बस हमको मोमेंटम भी पता चल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टी, हाँ क्या ना। कोई तुमको पूछे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो तुम किसी भी टाइम टी में, मैं बोलता हूँ हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², है ना। उसको तुम मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हो, p²/2m, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। अब तुमको पार्टिकल का मोमेंटम पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है, हाँ क्या ना। अब बात को समझो, ये जो इक्वेशन है F = m, ये बड़ा काम का इक्वेशन है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये F = m जो है, इस इक्वेशन के मदद से किसी भी टाइम t में मैं पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकता हूं, पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकता हूं, या फिर स्पीड निकाल सकता हूं, मोमेंटम निकाल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, अगर तुमको t = 0 में पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी दिया जाए। आर यू गेटिंग इट? तो ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, हाँ क्या ना। उसका मतलब once you know the force acting on the particle, once you know the position of the particle at time t = 0, once you know the velocity of the particle at time t = 0, you know the state of the particle at any time t। state मतलब क्या, अवस्था, उसका पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब हमको पता चल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। हाँ, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो, ये F = ma को सॉल्व करके हमको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ t मिलता है। किसी भी टाइम t में तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि पार्टिकल का पोजीशन यही होगा। टाइम t = 10 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, इतना होगा। टाइम t = 100 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, उतना होगा। विथ 100% गारंटी तुम बता सकते हो कि पार्टिकल का पोजीशन यही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। किसी भी टाइम t में तुम पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हो विद 100% गारंटी। तो हम बताते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन इट टर्न्स आउट दैट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स द सिस्टम इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, रादर इट इज प्रोबेबिलिस्टिक। उसका मतलब जब तुम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ डील करते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन फॉर एन एग्जाम्पल, जब तुम इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हो तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि एट t = 0 इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, एट t = 10 सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, एट t = 100 सेकेंड इलेक्ट्रॉन वही रहेगा। तुम ऐसा नहीं बता सकते हो। यू कैन टॉक ओनली अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पोजीशन x एट एनी टाइम t। तुम बस प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हो कि एट टाइम t = 10 सेकेंड्स इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी इतना है। यू कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो इक्वेशन है ये फेल हो जाता है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके हमको एक डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट मिलता है। एट एनी टाइम t तुमको पोजीशन का वैल्यू 100% मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए काम नहीं करेगा। उनके लिए पूरा सिस्टम ही प्रोबेबिलिस्टिक बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इक्वेशन F = ma फेल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये अप्रोच काम नहीं करेगा। इस अप्रोच का फायदा क्या था, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है? सॉल्व करके तुमको x मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वंस यू गेट x, यू कैन फाइंड इट्स मोमेंटम, यू कैन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड, राइट। अब मुझे क्या करना है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। किसी भी टाइम t में प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन पे रहने का।
वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मोमेंटम है, वो एनर्जी कैसे निकाले, वो एनर्जी उसका मोमेंटम कैसे निकाले। यहाँ पे तो आसान था, एक्स निकाल के डिफ्रेंशिएट करते जाओ, वेलोसिटी निकल गया, मोमेंटम निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, है ना। एक बार पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी मिल गया मतलब मोमेंटम मिल ही गया, मोमेंटम मिल गया मतलब काइनेटिक एनर्जी मिल ही गया। तो इसमें बड़ा आसान था एनर्जी मोमेंटम वगैरह निकालना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये काम नहीं करता, तो उसका एनर्जी हम कैसे निकालें, उसका हम मोमेंटम कैसे निकालें, ठीक है। उसका हम पोजीशन नहीं बता सकते एग्जैक्टली एट टाइम टी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बात समझ में आया। सो क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात तो हमको पता चल गया कि ये अप्रोच काम नहीं करेगा, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच काम नहीं करेगा, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड, फाइन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो समझ में आया कैसे निकालेंगे, है ना, बड़ा आसान है। देखो, हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन निकालते हैं, उसको हम सिंबलाइज करते हैं विद द सिंबल साई। इस सिंबल को हम बोलते हैं साई। कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, साई की जगह तुम क्या वाई भी लिख सकते थे, है ना, बट इट इज कस्टमरी लिखने का, ये बस चलते आ रहा है, हम साई लिखते हैं ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक फंक्शन को यूज में लेते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं, लिखते हैं साई से, और इसका नाम है वेव फंक्शन। इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जो कि एक फंक्शन होता है जो कि पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर तुमको कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन निकल गया, तुमने निकाल लिया, तुमको मिल गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन, वंस यू नो द वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, you can very easily find the probability of finding the electron at any position x at any time t. Once you know the wave function of the particle, you immediately have the information about the energy of the particle. You immediately have information about the momentum of the particle. बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डू यू अंडरस्टैंड। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा जो काम है वो ये साइन निकालना होता है। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तुमको दिया गया है, उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, तुमको पूछ रहा है कि किसी भी टाइम टी में उसका किसी भी पोजीशन एक्स पे उसका रहने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, वो सब हम कैसे निकालते हैं, इस फंक्शन के मदद से, साई। अगर तुमको किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साई वेव फंक्शन मिल गया, मतलब तुमको उसका स्टेट पता चल गया। स्टेट मतलब क्या, किसी भी पोजीशन पे उसके रहने का प्रोबेबिलिटी तुमको पता चल गया। हाँ, किसी भी पोजीशन x पे किसी भी टाइम t में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में तुम ये नहीं बता सकते हो कि एट टाइम t इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, उसका तुम बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, ठीक है। उसका एनर्जी का इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए, उसका मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सब कहाँ से मिलेगा, उसके वेव फंक्शन से मिलेगा। तो वंस यू नो द वेव फंक्शन फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल, फॉर एन एग्जाम्पल, वंस यू नो द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, you know the state of the particle, you know about its probability of finding somewhere, you know its energy, you know its momentum. तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को निकालते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, और उस फंक्शन को हम नाम देते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की मदद से क्या क्या निकाला जा सकता है, उस पार्टिकल के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें निकाला जा सकता है। किसी भी पोजीशन x पर, किसी भी टाइम t पर उसका रहने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम निकाल सकते हैं इस वेव फंक्शन की मदद से। उसका जो एनर्जी का इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ से, इसके अंदर ही घुसा हुआ है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एनर्जी का इन्फॉर्मेशन। इसका मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर ही घुसा हुआ है, उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे बड़ा चीज़, वेव फंक्शन। अब सवाल आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, ये पोजिशन। तुम F = ma लगा लो, पोजीशन निकाल दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी निकल गया, उसके बाद मोमेंटम निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, हाँ क्या ना। इसी से तुम बाकी, इसी के मदद से तुम बाकी सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में ये वेव फंक्शन बहुत काम का चीज़ है। हाँ, इसके मदद, ये एक बार तुमको एक पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन मिल गया, उसका तुम क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। किसी भी पोजीशन x पर, किसी भी टाइम t पर इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये मिल गया तो तुम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल सकते हो, उसका मोमेंटम निकाल सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, हाँ ये मिल गया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मिलता कैसे है ना। यहाँ पर x कैसे निकलता था, एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकलता था, डिफरेंशियल इक्वेशन को। वही इक्वेशन क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ क्या ना। तो यहाँ भी ये जो साई है वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ही मिलेगा,
और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। डू यू अंडरस्टैंड? जो काम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करता था क्लासिकल मैकेनिक्स में, वही काम करेगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम बोलते हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इट इज एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। डू यू अंडरस्टैंड? अब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा आसान है, देख लो। So this is the Schrodinger time dependent equation. माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। एच कट मतलब क्या होता है, इसका अलग अलग नाम है। देखो, इसको तुम एच बार भी बोल सकते हो, एच कट भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको एच स्लैश भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। इसका सिंपल मीनिंग है एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, एच कट। हम 1D में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि पार्टिकल 1 डिमेंशन में मूव कर रहा है। 3D में होगा तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे 3 डिमेंशन में, वो हम बाद में करते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, पहले लिख लेते हैं, रुको। तो ये हो गया तुम्हारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। सिंपल है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है कि नहीं? सबसे पहली बात, बिल्कुल एक इक्वेशन है, दिख रहा है, इट्स एन इक्वेशन, राइट? हाँ। दूसरी बात क्या, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? सो जिस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, उसी प्रकार क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, ये साई निकालते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा? साई नहीं ना मिलेगा, है ना? अरे मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये, इसको सॉल्व करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? यू विल गेट y ना, यू विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ क्या ना? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा? साई मिलेगा। यू विल गेट साई एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x है सिर्फ, है ना, क्योंकि बस डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। इसमें तुमको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स साई इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t, है ना? तो सिंपल सी बात है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको सॉल्व करके हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं और इसके मदद से मोमेंटम एनर्जी वगैरह निकाला जा सकता है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में सिमिलरली एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव एन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक फंक्शन मिलेगा। दिस फंक्शन विल बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। वंस यू नो, देखो हाँ, ये v क्या होता है? v इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मान लो तुमको एक पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे वेव फंक्शन उसका? क्योंकि वेव फंक्शन पता होगा तभी ना तुमको उसका प्रोबेबिलिटी, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह पता होगा। क्या करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, पहले ये श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे, उससे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दोगे, उसका मास पुट कर दोगे। जिस प्रकार यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दिया गया था, यहाँ पर भी कुछ इनिशियल कंडीशन दिया जाएगा, वो सब हम बाद में करेंगे। वो सब करके लास्ट में तुमको क्या मिलेगा? ये वेव फंक्शन मिलेगा। सॉल्व करके तुमको क्या मिलेगा? ये वेव फंक्शन मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। एंड वंस यू नो द वेव फंक्शन, यू नो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समवेयर, यू नो इट्स एनर्जी, यू नो इट्स मोमेंटम। डू यू अंडरस्टैंड? तो किसी भी पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखना है? बस ये इक्वेशन लिख लो, पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दो, उसका मास पुट कर दो, सॉल्व करो, इनिशियल कंडीशंस तुमको दिया जाएगा, सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड फाइनली यू विल गेट द वेव फंक्शन। वंस यू नो द वेव फंक्शन, यू नो इट्स प्रोबेबिलिटी, यू नो इट्स एनर्जी, यू नो इट्स मोमेंटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। जिस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स में F इक्वल्स m है। और एक बात, हाँ, बहुत लोग अभी पूछेंगे कि ये इक्वेशन आपने लिख तो दिया, कैसे पता चला ये इक्वेशन काम करेगा, है ना? कैसे पता चला इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है साई, ये हमको प्रोबेबिलिटी देगा, ये हमको एनर्जी देगा, ये हमको मोमेंटम देगा? देखो बात को समझो। F इक्वल्स m है, ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसको डिराइव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये जो इक्वेशन है, ये भी एक फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको एज सच तुम डिराइव नहीं किया कर सकते हो। इट्स अ फंडामेंटल इक्वेशन।
और हमको कैसे पता चला कि ये इक्वेशन सही है? देखो, बिकॉज दिस इक्वेशन हैज पास्ड द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। F इक्वल्स एम है, कभी तुमने नहीं पूछा कि F इक्वल्स एम है कहाँ से आया? आपने तो प्रूव नहीं किया F इक्वल्स एम है, तुमने नहीं पूछा ना, तुमने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि दिखने में आसान था, है ना? ये थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो तुम पूछ रहे हो। देखो, दिखने में आसान लगना, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगना, ये कुछ नहीं होता है ना। ये फंडामेंटल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, है ना? ये काम करता है। कैसे पता चला काम करता है? इट हैज पास्ड द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली ये श्रोडिंगर इक्वेशन काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि इससे जो रिजल्ट निकलता है ना, दोज रिजल्ट्स हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इससे जो रिजल्ट निकलता है और जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलता है, दोनों क्या मैच करता है। उसका मतलब ये इक्वेशन सही है। इट्स अ फंडामेंटल इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसको तुम डिराइव नहीं कर सकते हो, ये सही है, तुमको ये मान के चलना पड़ेगा। और बाकी की जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है इसी से डिराइव होता है। बात समझ में आया? सो दिस इज अ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? वेव फंक्शन मिलेगा। वंस यू नो वेव फंक्शन, यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द पार्टिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लोग बोलते हैं कि वेव फंक्शन क्या देता है? पार्टिकल का स्टेट देता है। स्टेट मतलब क्या? उसके अवस्था के बारे में बताता है, उसका एनर्जी कितना है, मोमेंटम कितना है, किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर उसका रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये सब चीज़ हमको बताता है। कौन बताता है? वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन इट गिव्स द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। हाउ टू फाइंड द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल? बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, उसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये जो वेव फंक्शन इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर इफ यू केयर, and please do subscribe to my YouTube channel, that is Physics with Prakash. Thank you. Bye bye.